देखिए हम लोग अब ए से भू भाग पर बात करते हैं। ये एक समतल भूभाग है। इस समतल भूभाग में दो परतें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दो परतें हैं। इस समतल भूभाग पर क्षैतिज रूप से क्षैतिज रूप से दो बल कार्य करते हैं। एक बल इधर यहाँ से इस दिशा में और एक बल यहाँ से इस दिशा में, दो बल कार्य कर रहे हैं। दोनों बल क्या है? एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर काम कर रहे हैं। तो इस जब दो बल एक दूसरे की तरफ काम करते हैं तब क्या होता है? संपीड़न। क्या होता है? संपीड़न। और संपीड़न के कारण जो भूखंड है उसमें क्या पड़ता है? मोड़ पड़ जाता है, उसमें मोड़ पड़ता है, वलन पड़ जाता है। दोनों तरफ एक ही दिशा की, एक ही ओर बल पड़ रहा है, एक ही ओर बल लग रहा है, उसके कारण संपीड़न होता है। और संपीड़न के कारण उसमें मोड़ पड़ते हैं। मोड़ को हम भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं? वलन बोलते हैं। अब हम देखते हैं जब बल पड़ता है तब क्या होता है। ये देखिए, यहाँ से इधर, वहां से उधर, इधर ये बल पड़ रहे हैं दोनों तरफ, तो ये इसमें मोड़ पड़ गए। एक मोड़ इधर पड़ा है, एक मोड़ वो पड़ा है। दोबारा देखिए इसको, ये वाला खंड ऊपर उठ रहा है, उधर वाला खंड नीचे जा रहा है। दो बल मोड़ पड़ गए, इन मोड़ को क्या बोलते हैं? वलन। अब देखो इनका हम अध्ययन करते हैं। इन वलन का अध्ययन करने के लिए जो शब्द प्रयोग में होंगे उन शब्दों का थोड़ा सा हम अध्ययन पहले कर लेते हैं। एक तो देखो शब्द आता है आपके पास नमन। नमन, नमन होता है झुकना। नमन होता है झुकना। नमन से बनता है नत। नत होता है झुका हुआ। नत होता है झुका हुआ। और नत के बाद बनता है नति। नति होता है झुकाव। नति क्या होता है? झुकाव। नमन का मतलब झुकना, नत यानी झुका हुआ, और नति का मतलब है झुकाव। एक बात ये। दूसरा हमें प्रयोग में आएगा, दूसरा शब्द देखो वलन। वलन का मतलब होता है मुड़ना। और वलित, वलित हो गया आपका मुड़ा हुआ। मुड़ा हुआ। ये सब आपको यहां पर प्रयोग में आएंगे। अब हमारे पास देखो एक मोड़ ये आ गया और एक मोड़ ये आ गया, या दूसरी भाषा में कहें एक ये वलन आ गया और दूसरा एक वो वलन आ गया। पहले हम इस वलन की बात करते हैं। इस वलन में हम लोग देखें तो इस ये वलन यहां से लेके और यहां तक मान के चले इसको, इसमें ये स्थान, ये ऐसा स्थान है जिसके इस तरफ झुकाव है। झुकाव क्या है आपका? झुकाव होता है नति। ये इस तरफ है और इधर वाले भाग की नति इधर है, और ये बीच वाला भाग है वो दोनों के बीच में है। इस ढाल और इस ढाल दोनों के बीच में है, तो ये है आपकी वलन की अक्ष। इसे बोलते हैं वलन अक्ष। ये क्या हो गई आपकी? वलन अक्ष। ये वाली रेखा है, ये आपकी हो गई वलन अक्ष। ठीक। अब इस वाले भाग में देखते हैं। देखो इस वाले मोड़ में अगर यहाँ से लेके ये वलन यहाँ तक है, तो इसमें यहाँ ये आपकी हो गई, इसके इस रेखा के इस भाग में देखो ये इसका झुकाव है, इसकी नति ऐसे है, और इस वाले भाग की झुकाव मतलब नति ऐसे है। ठीक है। अब देखो
इस वलन अक्ष के इधर ये एक भुजा और इधर ये दूसरी भुजा। वलन अक्ष के दोनों तरफ दो भुजा हैं, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है। इस वलन अक्ष में भी देखो एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है। ये वलन की दोनों भुजाएं हैं जो वलन अक्ष के दोनों तरफ हैं। अब देखो इनको हम नामकरण करते हैं, इनको हम नाम देते हैं। तो ये देखो आप, ये झुकाव, इस तरफ झुकाव के लिए हमारे पास शब्द है नति। तो ये इसका झुकाव है नति। दोनों तरफ झुकाव है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस वाले वलन में भी देखो इस तरफ झुकाव है और इस तरफ झुकाव है, दोनों में झुकाव है। ये शब्द हो गया आपका नति, ये हो गया आपका नति। इसमें भी दोनों भुजाओं में झुकाव है, इसमें भी दोनों भुजाओं में झुकाव है। अब देखो दोनों में एक खास अंतर है। खास अंतर क्या है? इस वाले वलन में जो दोनों झुकाव हैं या दोनों जो नति हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है। ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, दूर जा रही है। तो दूर जाने के लिए हमारे पास एक उपसर्ग है, वो बताता है दूरी को। वो है अप। अप का मतलब दूर, अप का मतलब दूर। अब देखो अप का मतलब दूर, ये लगा दिया यहाँ पे आपने अप। अप प्लस नति बन के हो गया ये आपका अपनति। ये आपका हो गया अपनति। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंटी क्लाइन, अपनति वलन। वलन भी लिख देते हैं यहाँ पर, अपनति वलन एंटीक्लाइन फोल्ड। ठीक है। अब इस वाले वलन को क्या बोलेंगे? इसमें देखो जो नति है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये हो गया अपनति वलन। अब कुछ विद्यार्थी ऐसा सोच सकते हैं कि हम सीधे सीधे अपनति याद रख लेते हैं, अप और नति अलग अलग याद करने का क्या फायदा है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यदि आप अपनति याद करते हो तो ये आपको केवल एक ही ये शब्द है वो समझ में आएगा यहाँ पे, या कहें वो आपको याद होगा कि ऐसे वाली इस कलाकृति को अपनति बोलते हैं। ये आप कई विद्यार्थी हैं वो इस बात को रट लेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी इस तरह से याद करते हैं या समझते हैं कि अप का मतलब दूर है, तो उनको अन्य बहुत सारे शब्द हैं जो समझने में बहुत आसानी होगी। थोड़ा सा आप उन शब्दों का देखो जिक्र करने की कोशिश करता हूँ। अप शब्द लगा के देखो क्या क्या बनता है। अप केंद्रीय, इसका मतलब होता है केंद्र से दूर। फिर दूसरा है अपरदन, जिसका मतलब है रगड़ कर दूर लेके जाना। अपक्षय, अपक्षय मतलब किसी चीज का क्षय करके उनको दूर दूर कर देना। अपभू, अपभू होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी। अपभू होता है सूर्य, अपभू होता है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। और अपसौर, अपसौर होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी। ऐसे बहुत सारे शब्द और आएंगे आपके पास जिनका अर्थ इसके आधार पर निकलेगा, अप के आधार पर, जिसमें अप का अर्थ होगा दूर, केंद्र से दूर, रगड़ के दूर ले जाना। अपक्षय, अपभू, अपसौर, ऐसे बहुत सारे और भी शब्द हैं। ये मुख्य मैंने आपको बताए हैं जो याद है वो। तो अप के आधार पर इनका अर्थ निकाल सकते हो। तो अपनति, अपनति हो गया जिनके ढाल एक दूसरे की दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है। नति तो इसमें भी है, नति देखो इसमें भी ढाल है, इसमें भी ढाल है, लेकिन ये दोनों ढाल एक दूसरे से दूर न जाके एक ही ओर आ रहे हैं। ऐसा लगता है ये ढलान और ये ढलान दोनों इस स्थान की तरफ, या ऐसे कहें इस रेखा की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं जो वलन अक्ष की रेखा है।
तो दोनों जो ढलान है वो एक ही ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ही ओर के लिए हमारे पास एक उपसर्ग है, उसका नाम है अभी। अभी का मतलब होता है एक ओर, अभी का अर्थ होता है एक ओर। दोनों एक ही ओर आ रहे हैं तो इसके लगेगा आपका अभी। ये आपका क्या हो गया, अभिनति। इसका क्या नाम पड़ेगा आपका, अभिनति। अंग्रेजी में इसका नाम है सिंक्लाइन फोल्ड, अभिनति फोल्ड। ये अभिनति वलन, सिंक्लाइन वलन। अब देखो ऐसी आकृतियां कौन होती हैं, जैसे पर्वत है। पर्वत में क्या है, पर्वत में दोनों तरफ के जो ढलान है वो ऐसे हैं, दूर दूर जाएंगे, तो वो क्या हो गया आपकी अपनति। जैसे महाद्वीप है, महाद्वीप पहले से लगभग समांतर होगा, फिर बाद में ये दोनों ऐसे जाएंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका अपनति हो जाएगा। अगर पठार है, पठार ऊपर से सपाट होगा, फिर दोनों तरफ ऐसे जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका अपनति। ये देखो समुद्र है, समुद्र का जो तली होती है वो, उनका जो ढलान है वो एक दोनों एक तरफ आता है, तो जो समुद्र है वो क्या होते हैं आपके अभिनति। कोई झील है, झील की जो तली होती है उनके अगर ढलान देखें, उनका जो नति देखें, तो एक दूसरे की तरफ आता है, तो झील भी क्या होगी आपकी अभिनति होगी। ये हो गया यहाँ तक। आगे अब देखो इस वलन में जो ऊपर उठा हुआ भाग है, जिसके सबसे ऊपर ये वाला भाग है, यहाँ पर इसको बोलते हैं शिखर। ये है आपका शिखर। इसको देखो एक नामकरण करते हैं, इसका एक नामकरण करते हैं हम लोग। ये देखो ये एक आकृति बनी है आपके पास। इस आकृति को देखने से ऐसा लगता है, देखो ये आकृति समरूप है किसके। अगर आप देखो तो शादी समारोह में जो सब्जी डालने के लिए जो दोना प्रयोग होता है, वो ऐसा ही होता है। दोने की जो दीवारें हैं, उनकी जो चारों तरफ की दीवारें हैं, अगर उनसे ढलान देखा जाए तो वो ढलान केंद्र की तरफ आता है, बीच में वलन अक्ष की तरफ आता है। तो ये एक दोने की आकृति है। अब देखो दोना जो शब्द है वो शब्द आया है, कहाँ से आया है ये दोना शब्द। ये दोना शब्द हिंदी के मूल रूप से द्रोणी शब्द से आया है। द्रोणी शब्द ही तद्भव होके दोना हो गया, द्रोणी ही दोना हो गया। हम लोग दोना शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन भूगोल में, भूगोल वैज्ञानिक भाषा है और इसमें अधिकांशतः तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो दोना का प्रयोग ना करके हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, द्रोणी। तो ये कैसी आकृति है, द्रोणी की। तो अब हम कह सकते हैं जो महासागर है वो क्या है, अभिनति है, मतलब द्रोणी है। जो झील है वो अभिनति है, मतलब द्रोणी है। ठीक है, यहां तक ये काम हो गया पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये देखो ये एक आकृति है अपने पास, इसे देखते हैं। देखो अगर इसको हम पहले मोटे मोटे रूप में देखें, अगर इनके जो शिखर हैं, इन शिखरों को मिलाते मिलाते एक रेखा खींची जाए, ये आ गया। अगर इसके हम आगे देखें इसको, तो ये देखने में पाई जाती है। देखो अगर इसका हम
इस वाले ये जो मोड़ है, ये जो वलन है, इस वलन में अगर इस वाली रेखा की बात की जाए तो ये लगता है जैसे एक इसकी वलन एक्स है, लगभग ये आपकी इसकी वलन एक्स है। इसके इस तरफ का जो ढलान है वो इस तरफ है, नति है वो इसकी नति या ढलान इसका इस तरफ है। दोनों ढलान एक दूसरे से दूर की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हुई आपकी अपनति, ये हुई आपकी अपनति। ठीक है, इसमें देखो क्या हो रहा है, ये इसका झुकाव है, ढलान वो इस तरफ है और इसका झुकाव है, ढलान इस तरफ है, दोनों ये इसकी वलन अक्ष है। इस वलन अक्ष की ओर ही आने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा लगता है इसकी ओर ही है, तो दोनों एक ही ओर आ रहे हैं, तो जो इनकी नति है वो क्या है, अभिनति। एक ही ओर आ रहे हैं तो क्या हो गई, ये अभिनति हो गई। यहां तक ठीक है, लेकिन देखो गौर से देखें तो एक चीज और है इसमें, जो ये बड़ी सारी अपनति है, उस अपनति में छोटी छोटी अपनति और अभिनतियां पाई जा रही है। देखो अगर यहां से देखें तो यहां से लेके यहां तक ये हो गई अपनति, यहां से लेके यहां तक देखें तो ये है आपकी अभिनति। अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, ऐसे क्रम से ये देखो अपनति, ये दूर दूर ढलान है, ये आपकी अभिनति, ऐसे सारे में अपनति और अभिनतियां मिलती हैं। जैसे ये एक आपकी अभिनति है, इसका ढलान इस तरफ और इसका ढलान इस तरफ, एक ही तरफ आ रहा है, तो ये होगी अभिनति। अभिनति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन, ये लिखा हुआ है इसमें सिंक्लाइन। इस वाले को आपको देखो ऐसे गया ऐसे गया, दो दूर जा रहा है, तो ये क्या होगी एंटीक्लाइन, अपनति। तो एक बड़ी अपनति के भीतर छोटी छोटी अपनति और अभिनतियां हैं। तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले जो आप अपनति शब्द है, इसमें समान रूप से बहुत सारी अपनति और अभिनतियां पाई जाती हैं, तो इसे समान रूप से छोटी छोटी अपनति अभिनतियों के लिए सम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो सम प्लस अपनति, ये शब्द आपको बन जाएगा समअपनति। क्या शब्द बन जाएगा आपका, समअपनति। ये शब्द बन गया आपका समअपनति वलन। ये कैसा है, समअपनति, समअपनति वलन। इस तरफ देखो, ये एक अभिनति है, ये अभिनति है। अभिनति में छोटी छोटी समान रूप से बहुत सारी अपनति और अभिनतियां पाई जा रही हैं। तो अन्य छोटी छोटी समान रूप से अपनति और अभिनति पाई जा रही हैं, तो इसका उपसर्ग हो गया आपका, फिर से लगा दिया हमने सम, और सम और अपनति दोनों मिलके आपका शब्द बन गया समअभिनति, समअभिनति। समअभिनति। अंग्रेजी में देखो ये नाम है इसका सिंक्लिनोरियम, और इसका नाम है एंटीक्लिनोरियम, ये आप देख सकते हो इसमें। तो ये आपकी एक विशेष स्थिति है। अभी मैं ये बता दूं, ऐसी स्थिति कैसे बनती है, जब बल रह रह के कई चरणों में लगता है, रह रह के जब बल अंतराल के साथ रह रह के कई चरणों में लगता है, धीमे धीमे लगता है, कभी तेज लगता है, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक स्थिति है अपने पास, ये एक समतल भूपृष्ठ है। इस समतल भूपृष्ठ पर क्षैतिज रूप से, इस समतल भूपृष्ठ पर क्षैतिज रूप से दो बल कार्य करते हैं। देखो एक बल इस दिशा में और एक बल इस दिशा में, मतलब आमने सामने। तो इस वाले स्थान में क्या होगा, संपीड़न होगा। क्या होगा, संपीड़न। संपीड़न होगा। संपीड़न के कारण क्या होगा, इसमें
वलन पड़ेगा या कहें मोड़ पड़ेगा। अगर ये चट्टान लचीली है तो इसमें मोड़ पड़ेगा, अगर ये चट्टान सख्त है तो इसमें भ्रंश का निर्माण होता है। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये वाली जो चट्टान हम देख रहे हैं ये एक लचीली चट्टान है और जब इसमें संपीड़नात्मक बल लगता है तो ये मुड़ जाती है। ये दोनों तरफ इसमें एक चीज और जोड़ दूं मैं, दोनों तरफ समान बल है, समान बल, बात नंबर 1। फिर है बात नंबर 2, भूपृष्ठ की संरचना समरूप है। भूपृष्ठ की संरचना समरूप है। भूपृष्ठ की संरचना कैसी है? समरूप है। अब जो इसमें बल लगता है तो क्या होता है वो देखते हैं लोग। संपीड़न हो रहा है, संपीड़न के कारण देखो ये वलन पड़ रहा है, ये वलन है जो संकरा होता जा रहा है, वलन और भी तीखा होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है। अभी भी बल लग रहा है, अभी भी बल लग रहा है। देखो ये जब दोनों समानांतर हो जाएंगी तो इस वलन का अंतिम स्थिति आ जाएगी। ये देखो ये स्थिति आ गई। अब इसको हम पीछे लाके इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये देखो ये है आपका वलन, उस दिशा से इस दिशा से संपीड़नात्मक बल लग रहा है। ये देखो वलन पड़ रहा है, ऐसे 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 ये वलन हो गया आपका। अब इस वलन का हम लोग अध्ययन करते हैं। देखो कैसे करते हैं। अगर हम इन वाले स्थानों को मिलाएं तो ये इनका क्षैतिज हो गया। देखो ये क्षैतिज रेखा हो गई। यहाँ पर कुछ आपको शब्द हैं वो समझ लेने हैं। एक शब्द आता है अपने पास मापन। मापन होता है मापना, मतलब किसी स्थान की लंबाई चौड़ाई आदि को मापना। मापन से शब्द बनता है मित। मित, मापन से मित, मित का मतलब है मापा हुआ, मापा हुआ। और मित के बाद शब्द बनता है मिति। मिति होती है माप, मिति होती है माप। मापन का मतलब मापना, मित का मतलब मापा हुआ और मिति का मतलब है माप। ठीक है, ये शब्द हमारे यहाँ पे प्रयोग में आएंगे। अब देखो इस जो मोड़ है, जो वलन है, इस वलन की अक्ष है वो ये वाली होगी लगभग, ये अक्ष है इसकी, ये आपकी होगी इसकी अक्ष, ये वलन की अक्ष हो गई। इस वलन के इस तरफ ये यहां से लेके और यहां तक ये एक भुजा, और यहां वलन अक्ष से लेके यहां तक ये दूसरी भुजा। इस वलन की दो भुजाएं हैं, ये इसका वलन अक्ष है। इसको मैं लिख दूं यहाँ पे, ये इसकी है भुजा और ये भी एक है भुजा। अब वलन का अध्ययन करने के लिए हम भुजाओं के बारे में मापन करते हैं। तो भुजाओं का जो मापन होता है उसको बाद में बताऊंगा आपको। देखो भुजा मापन, भुजा माप, भुजा माप होती है, उसमें दो बातें ध्यान में रखी जाती हैं। एक है भुजा लंबाई, भुजा लंबाई, और दूसरी जो बात है वो है भुजा कोण, भुजा का कोण। देखो
यहां से लेके और वलन अक्ष तक ये इस वाली भुजा की लंबाई है, ये वाली, ये इसका कोण है, और इस वाली भुजा की लंबाई यहां से लेके ये है, ये इसका कोण है। तो इसकी माप पाई गई है, देखो इसकी माप, मित का मतलब है मापी गई है, मित माप है, मापी गई है, मापी हुई। इसकी लंबाई लगभग बराबर है, और ये कोण वो कोण भी दोनों बराबर है। जब वो दोनों भुजा की माप बराबर पाई गई है, मतलब समान है माप, तो समान के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, सम माप, मतलब समान रूप से मापी गई है या समान मापी गई है। तो ये हो गया सम प्लस मित, बन गया आपका सममित, ये आपका सममित बन गया। तो ये जो वलन बना है वो वलन कैसा है, सममित वलन, जिसकी माप समान पाई गई है, इस वाली भुजा की और इस वाली भुजा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक फोल्ड, ये है आपका सिमेट्रिक फोल्ड, जिसमें माप क्या पाई गई है, दोनों भुजाओं की समान है। तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक फोल्ड। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें एक चीज देखते हैं हम लोग। देखो इस समय ये आपको वलन दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं दोनों भुजाएं बराबर हैं लंबाई में और कोण में। अगर हम इस वाली स्थिति में आए, अभी भी आप देखो दोनों भुजाएं लंबाई में बराबर हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये भुजा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भुजा, दोनों भुजा लंबाई में और दोनों के कोण भी बराबर हैं। अगर इस स्थिति में देखें तो भी दोनों भुजाएं समान हैं लंबाई में और कोण में, तो ये भी सममित है, ये भी सममित है, ये भी सममित है, ये भी सममित है, ये भी सममित है। तो फिर हमारे साथ एक नई समस्या ये आती है कि ये सभी प्रकार से सममित है। इतने प्रकार में जब वलन शुरू होता है तब भी सममित था, और वलन की जो अंतिम स्थिति आती है सममित वलन की, उस तक वो सममित ही रहता है। फिर हम इनमें अंतर कैसे करेंगे कि हमें ये कोई बताए कि सममित वलन हुआ है, तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो सममित वलन ऐसा है या फिर वो ऐसा है। तो इस वाली समस्या के समाधान के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक आधार बना के इनका विभाजन कर देते हैं, बांट देते हैं इनको। ये वाली स्थिति देखो आप, इस वाली स्थिति पे हम चर्चा करते हैं इस समस्या को समाधान के लिए। ये यहाँ पे वलन की अक्ष है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग ये भुजा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग ये भुजा है। एक भुजा ये गई इधर और एक भुजा गई इधर। इन दोनों भुजाओं के बीच इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कोण बन रहा है, ये कोण है लगभग 180 डिग्री, लगभग 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो जब वलन आगे बढ़ेगा, जब इसमें मोड़ और भी ज्यादा होगा, तब इसमें क्या स्थिति आएगी, देखो ये ऐसे हो गया, ऐसे होते 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 संपीड़न होता जाएगा, वलन सिकुड़ता जाएगा, ये से होते 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 लगभग ये स्थिति आ गई, ये स्थिति आ गई। अब देखो इस स्थिति में दोनों भुजाएं लगभग क्या है, समानांतर, और जब दो भुजाएं लगभग समानांतर होती हैं तो उनके बीच का कोण क्या होता है, 0 डिग्री। ये कोण कितना है दोनों भुजाओं के बीच में, 0 डिग्री कोण है। अब सममित वलन की एक अवस्था है जिसमें दोनों भुजाओं के बीच का कोण लगभग 180 है, और एक स्थिति ऐसी है जिसमें दोनों भुजाओं के बीच का कोण 0 डिग्री है। तो इसका विभाजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो अधिकतम कोण है अपने पास 180 डिग्री और न्यूनतम कोण है अपने पास 0 डिग्री, इनका औसत ले लेते हैं तो वो आता है 90 डिग्री। 0 और 180 के बीच की स्थिति आ गई 90 डिग्री। तो हम इसको आधार बनाते हैं, इसको 90 को आधार ये बनाते हैं 90 डिग्री से जो अधिक है, 90 डिग्री से अधिक कोण से अधिक कोण क्या कहलाएगा, खुला वलन,
खुला वलन, ये आपका खुला हुआ वलन कहलाएगा। अंग्रेजी में इसको बोल देंगे ओपन, ओपन फोल्ड। और दूसरी बात, 90 डिग्री से कम कोण, इसको बोल देते हैं बंद वलन, बंद वलन, बंद वलन, क्लोज्ड, क्लोज्ड फोल्ड। ये देखो, अब देखो आधार हो गया अपने पास। अगर हम बात करें, ये देखो ये वलन बिल्कुल बंद है, ये बंद वलन है, यहाँ तक ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये वाली स्थिति आ गई लगभग 90 डिग्री। इसके बाद जब ये ऐसे होगा, ये 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो इसको बोल देंगे खुला वलन। ये क्या हो गया आपका, बिल्कुल ये देखो खुला है, बिल्कुल खुला वलन। तो अब इसमें अंतर हो सकता है, एक खुला वलन है और एक बंद वलन है। आगे बढ़ते हैं, देखो इस वाली स्थिति पे विचार करते हैं हम लोग अभी। ये एक समतल पृष्ठ है अपने पास, लगभग समतल पृष्ठ है। इस समतल पृष्ठ में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ है। ये स्केल लगाने का मतलब ये बताना है कि ये स्थलखंड मजबूत हो गया। ये स्थलखंड क्या हो गया है, मजबूत, मजबूत हो गया। मजबूत हो गया इसका मतलब है इसमें लचीलापन कम हो गया है, तो ये मुड़ेगा कम, ये कम मुड़ेगा, ये वाली भुजा कम मुड़ेगी। अब इस पे बल लगता है, देखो इस पे जब बल लगता है तब क्या होता है, देखो यहाँ तक ये इसकी अंतिम स्थिति है। अब ये वलन बनना शुरू हुआ, वलन का बनना शुरू हुआ और अंतिम स्थिति इसकी ये आ गई। तो यहाँ तक विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण हुआ है, उनका हम अध्ययन करते हैं। देखो पीछे चलते हैं वापस, यहाँ से ये वाला स्थलखंड मजबूत है और इस दिशा से बल की मात्रा भी अधिक है। क्या होगा, देखो धीरे धीरे ये वलन हो रहा है। ये वाली स्थिति पे बात करते हैं। इस वाली स्थिति में देखो क्या हो रहा है, ये इसका क्षैतिज अक्ष है, ये क्षैतिज दिशा है इसकी, ये क्षैतिज है, इसके साथ है ये देखो ये जो वलन है, इस वलन की ये अक्ष है, ये वलन की अक्ष है। इस वलन के इस दिशा में ये इसका झुकाव है या ढाल है, इसका ये झुकाव या ढाल है, बीच में आपकी वलन की अक्ष आ गई। एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये। अब देखो इस भुजा की लंबाई, ये वाली भुजा यहां से लेके यहां तक है वलन अक्ष पर, और यही भुजा यहां से लेके और यहां तक है। दिखाई दे रहा है आसानी से, ये वाली भुजा लंबी है और ये वाली भुजा छोटी है। दूसरी बात, ये वाला कोण कम है और ये वाला कोण ज्यादा है। और भी ध्यान से देखो तो ये पता लगेगा
कि जो भुजा लंबी है उस भुजा का कोण छोटा है और जो कोण बढ़ता है वो भुजा छोटी है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो इधर भी ढलान ढलान मित आई थी, मापनी मित देखो यहाँ पे समान आई थी पहले वाले में, तो उसमें थी समान, तो समान के लिए सममित, और इसमें समान नहीं है माप, ये वाली लंबी ये वाली छोटी, ये वाला कोण छोटा ये वाला कोण बड़ा, तो ये माप समान नहीं है, तो ये क्या हो गया असममित। अंग्रेजी में देखो पहले वाला था सिमेट्रिक और ये वाला है एसिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक नहीं है, तो इस वलन का नाम हो गया असममित वलन। असममित वलन सममित नहीं है। ठीक है यहां तक। अब देखो आगे बढ़ता है वलन, तो क्या होता है फिर, ये वलन आगे बढ़ता जा रहा है। देखो इस वाली भुजा में बल तेजी से लग रहा है, यहाँ पे इस वाली भुजा में देखो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहां पर बल और संचलन अधिक मात्रा में हो रहा है, अधिक बल और बल के कारण संचलन। ठीक है, अब देखो ये एक विशेष दशा है। इस विशेष दशा को समझने से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा इधर समझ लीजिए कि जो भुजा कोई भी भुजा है, यदि वो लंबवत है या क्षैतिज है, तो उसकी जो नति है, नति कहें उसकी, या कहें ढाल, या कहें झुकाव, वो क्या होता है शून्य, या कहें नहीं होता है। यदि हम धरातल के ऊपर सीधे खड़े हैं, बिल्कुल धरातल के लंबवत, हमारा कोई ढाल नहीं होगा, और यदि कोई वस्तु क्षैतिज के समानांतर है तो उसका भी कोई ढाल नहीं होता है, उसकी कोई नति नहीं होती है। अब देखो इस वाले चित्र में आप देखो, ये आपका क्षैतिज अवस्था है, यहां से ये वाली, इसकी एक भुजा, ये देखो ये भुजा कैसे है, ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना रही है। अगर ऊपर की तरफ इसको बढ़ाएं तो ये ऐसे चली जाएगी। ये वाली भुजा कैसे है, ऐसे। तो ये वाली भुजा 90 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पर, मतलब धरातल के साथ 90 डिग्री का बना रही है, इसका मतलब है ये बिल्कुल लंबवत है, तो इसका कोई झुकाव, कहीं इसका झुकाव या कहीं इसकी नति नहीं है, झुकाव या इसमें नति नहीं है। तो इस अवस्था में देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि केवल एक भुजा झुकी हुई है और एक भुजा में झुकाव है ही नहीं। तो इसी गुण के आधार पर, इसी विशेषता के आधार पर इसका नाम पड़ेगा। देखो नति है, क्या है नति, नति झुकाव, और कितनी भुजा में है, एक भुजा में, तो ये क्या हो गया एक नति, इसका क्या नाम हो गया एक नति वलन, ये हो गया आपका एक नति वलन। अंग्रेजी में कहें तो इसको, अंग्रेजी में इसका नाम हो गया मोनोक्लाइन, मोनोक्लाइन फोल्ड। एक ही भुजा में ढाल है, एक भुजा सीधी खड़ी है तो उसमें ढलान है ही नहीं, तो एक ही भुजा में नति के लिए बन गया आपका एक नति वलन। इसका एक जगह इसको मैं लिख दूं तो ये आपका हो गया एक नति वलन, एक नति वलन,
एक नति बलन। ठीक है, अब देखो वलन आगे बढ़ता है, ये वाली भुजा ज्यादा तेजी से संचलन कर रही है और ये स्थिति देखो, इस वाली स्थिति पे बात करते हैं। इस दिशा में संचलन तेजी से है क्योंकि बल की मात्रा अधिक है। ये एक विशेष स्थिति आई है। इस स्थिति को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बात समझा दूं। देखो ये कोई क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा के ऊपर लंबवत रूप से ये एक दूसरी रेखा खड़ी है। इस रेखा के इस तरफ ये और इस तरफ ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, बराबर है, समान है। तब ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री ही होता है। जब दोनों समान होते हैं तो दोनों 90 डिग्री होते हैं। तो जो दोनों की जो कोण है वो कोण क्या है, इस समय समान है। तो समान के लिए क्या शब्द आ गया, सम। तो ये क्या हो गया आपका समकोण। ये क्या हो गया आपका समकोण। दूसरी बात, दूसरा देखो, दूसरी स्थिति में क्या होगा, ये देखो यहाँ पे एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर ये समकोण है। सॉरी, इसको ऐसे करते हैं, ये एक रेखा है, इस रेखा पर ये कोण, इसका हम समकोण देखना चाहें तो ये ऐसे समकोण होगा। इसका यहां से लेके ये तीर का जो निशान है वो ये बताता है कि यहां से यहां तक कोण नापना है अपने को। अगर हम कोण को यहां से लेके और इस वाली भुजा तक नापते हैं तो वो 90 डिग्री है, मतलब यहां तक कोण दोनों तरफ समान होता है। लेकिन इस वाली स्थिति में देखो ये समान से कम है, तो समान से कम है तो कम के लिए क्या शब्द प्रयोग में होगा, न्यून। तो इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। न्यून है, कम है और कोण है, ये आपका न्यून कोण हो गया। ठीक है, अब देखो तीसरी स्थिति देखो। तीसरी स्थिति में ये एक भुजा है, ये एक क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा के ऊपर ये दूसरी रेखा है, इस दूसरी रेखा का कोण नाप रहे हैं इस दिशा से, ये लो, ये आपके बीच में 90 डिग्री वाली रेखा है। अब देखो जब 90 थी तब यहाँ और यहाँ समान था, ये 90 से भी अधिक चली गई है। 90 तो यही हो गया था, 90 से भी अधिक चली गई है, इसलिए अधिक होने के कारण इस कोण को बोलते हैं अधिक कोण। इसको बोलते हैं अधिक कोण। जब 90 पे होता है तो समान होता है, 90 से अधिक होता है तो उसको अधिक कोण बोलते हैं, और 90 से मतलब समान कोण से समकोण से कम होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। अब आ जाइए इधर, ये इसकी क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा से हम देखते हैं, देखो ये वाली भुजा ऐसे, अगर इसका कोण देखें हम लोग, ये वाला, तो ये कोण दिखने में दिख रहा है, ये कोण ऐसे नपेगा, ये भुजा इधर से इस दिशा से इस दिशा की ओर गई है, ऐसे दिखेगा ये कोण है 90 डिग्री से अधिक। इस वाली भुजा का कोण 90 डिग्री से अधिक है। अब देखो ये वाला कोण है वो 90 से कम है, इस वाला कोण को देखें तो ये 90 से अधिक है। इसमें एक चीज और याद रखनी है आपको, देखो जो रेखा 90 से अधिक घूम गई, जो भुजा, उसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई अधिक है। इस वाली भुजा की लंबाई अधिक और इस वाली की कम। इसका कोण अधिक, कोण इसका अधिक है, लंबाई इसकी कम है, कोण इसका कम है, लंबाई इसकी अधिक है। तो इसमें एक विशेषता क्या पाई गई है कि ये वाला कोण है वो अधिक हो गया, इसके कारण है। और अब इसका एक चीज और देखें तो इसका जो वलन है, सॉरी इसकी जो अक्ष है वो अक्ष ऐसे है इसकी, तो अक्ष का कोण भी क्या है इसमें 90 से अधिक है। अगर ये अक्ष ऐसे आएगी तो ये कोण भी कैसा है, 90 से अधिक है। तो
इन विशेषताओं के आधार पर इसका जो नाम हुआ है, नाम पड़ा है, वो नाम पड़ा है, देखो यहां लिख देता हूं, अधिवलन, अंग्रेजी में ओवरहोल्ड। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो ये वलन आगे बढ़ता जा रहा है यहां से। अब देखो ये एक खास स्थिति आ गई है। इस खास स्थिति में क्या होता है, ये आपकी क्षैतिज रेखा, इस क्षैतिज रेखा के साथ आपकी देखो ये दोनों भुजाएं हैं, एक भुजा और ये आपकी दूसरी भुजा। दोनों भुजा क्या हो गई, समानांतर हो गई, दोनों भुजा समानांतर हो गई। इस वाली भुजा की लंबाई अधिक, इसकी कम। इसका कोण देखें तो ये कोण ऐसे है, ये कोण ज्यादा, इसका कोण कम। हमेशा देखो याद रखिए, जिसका कोण अधिक है वो भुजा छोटी है, जिसका भुजा बड़ी है उसका कोण छोटा है। इसमें एक खास विशेषता ये है कि ये दोनों भुजाएं क्या हो गई है, समानांतर। दो भुजा समानांतर हैं तो इनके साथ जो ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण इस दिशा में, ये जो इसका झुकाव है, इसका झुकाव देखो इस तरफ आ गया झुकाव, इसका झुकाव भी इस तरफ आ गया। इनका जो झुकाव है वो समान दिशा में है और ये दोनों क्या है, समानांतर है। तो दोनों ही जो भुजाएं हैं उनका झुकाव क्या है, समान है। तो इस विशेषता के आधार पर जो नाम पड़ा है, देखो जो इनका झुकाव के लिए शब्द है हमारे पास नत, झुकाव, और दोनों होगा आपका सम नत, सिंक्लाइन का हो गया आपका समनत, समान झुकाव। इसका झुकाव और इसका झुकाव देखो दोनों समानांतर होने के कारण समान है, तो ये हो गया आपका समनत वलन, समनत वलन। आगे बढ़ते हैं, देखो अब देखो ये वाली भुजा तेजी से संचरण कर रही है, इसका बल अधिक है, और एक ये वाली स्थिति आ गई। देखो इस वाली स्थिति में क्या होता है, देखो इस वाली स्थिति में ये तीनों भुजाएं, एक ये और एक ये दोनों भुजाएं इस क्षैतिज के समानांतर हो गई। ये दोनों भुजाएं इस क्षैतिज के लगभग समानांतर हो गई। तो ये एक वलन में पूरा का पूरा वलन ये घूम गया, पूरा वलन घूम गया, इसके कारण इसका नाम पड़ता है, देखो परिवलन है। पूरा का पूरा ऐसे घूम गया, परिवलन है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड, परिवलन। क्या नाम पड़ा है, परिवलन। परिवलन हो गया। परिवलन के बाद में देखो अभी भी इस दिशा से बल जारी है, बल है तो संचरण भी होगा। क्या होता है, देखो जब ये बल आगे चलता रहेगा तो ये भुजा यहां से देखो, ये वाली स्थिति देखो, ये जो वलन की अक्ष थी यहाँ पे, अक्ष के सहारे ये वाला टूट जाता है, अक्ष के सहारे ये भुजा टूट जाती है। ये यहाँ पे अक्ष थी, ये अक्ष से ये दोनों यहाँ पे अक्ष पे मिले हुए थे, ये टूट के आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये टूट के आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या होता है, देखो ये देखो अभी भी बल लग रहा है इस वाली भुजा पे, ये आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ के एक देखो ये स्थिति आती है इसमें, ये देखो
अभी तक हम जब देख रहे थे वलन से पूर्व इसकी जो भूपटल की जो दो परतें थी, उसमें ऊपर पीले रंग की परत थी और नीचे हरे रंग की परत थी। यहाँ पर देखो स्थिति क्या हो गई है, बदल गई है। यहाँ पे जो ऊपर आ गया हरा रंग, ये हरे रंग वाली परत, और नीचे चली गई है पीले रंग वाली परत। तो इसमें स्थिति क्या हो गई, बिल्कुल ही विपरीत स्थिति हो गई। इसकी संरचना, इसकी जो चट्टाने हैं उनकी परतों में बिल्कुल विपरीत स्थिति आ गई। तो बिल्कुल विपरीत स्थिति आ गई। बिल्कुल विपरीत स्थिति के लिए, विपरीत स्थिति के लिए हिंदी में शब्द होता है, उपसर्ग है प्रति। प्रति होता है बिल्कुल विपरीत, और ये हो गया आपका प्रतिवलन। ये हो गया आपका प्रतिवलन। जब चट्टानों की जो संरचना है, उनकी जो परतें हैं, उनमें बिल्कुल विपरीत स्थिति आ जाती है, उसको प्रतिवलन बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसको ओवरटर्न बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में ओवरटर्न्ड फोल्ड, ओवरटर्न्ड फोल्ड है। एक बात ये हुई। दूसरी बात क्या हुई, देखो दूसरी बात ये हुई, इसमें ये वाली जो भुजा है यहाँ वलन अक्ष तक थी। वलन अक्ष से इस बल ने इसको यहां से तोड़ के और ये आगे की तरफ इसको फेंक दिया, एक तरीके से आगे की तरफ इसी दिशा में इसको फेंक दिया। ये इसको आगे की दिशा में फेंक दिया इधर। अब इस वाली घटना को समझने के लिए, इसका जो नामकरण है उसको समझने के लिए आपको एक शब्द समझना होगा। छोटा सा समझा देता हूं आपको। एक शब्द आता है भूगोल में बहुत बार, छेप। छेप का मतलब होता है फेंकना। छेप का मतलब होता है फेंकना। और जो फेंका हुआ है उसको बोलते हैं क्षिप्त। ये है क्षिप्त। क्षिप्त का मतलब होगा फेंका हुआ, फेंका हुआ। यदि इसके साथ हम उपसर्ग लगाते हैं, अधिक का मतलब होता है अधिक, तो अधिक्षिप्त। अधिक्षिप्त का मतलब है जिसको बहुत अधिक फेंक दिया गया है, वो हो गया आपका अधिक्षिप्त। तो ये देखो, ये वलन था वलन अक्ष तक, और वलन अक्ष से भी बहुत अधिक दूर इसको इस बल ने, इसके जो पीछे बल लग रहा था उसने इसको फेंक दिया है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, अधिक्षिप्त। ये क्या हो गई आपकी अधिक्षिप्त वलन। ये हो गया आपका अधिक्षिप्त वलन। अंग्रेजी में देखो, अधिक्षिप्त वलन को अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरथ्रस्ट। ओवरथ्रस्ट, ओवरथ्रस्ट फोल्ड। अब देखो, इसको हम लोग यहां तक हो गया अपना। अब देखो, अभी भी बल जारी है, तो क्या होगा, ये देखो ये भुजा आगे चली गई और ये आगे यहां आ गई। वलन अक्ष ये था, जहां पर मोड़ पड़ा था, ये मोड़ था उसकी वलन अक्ष का। मुख्य रूप से वलन की अक्ष में मोड़ पड़ता है। जब तक ये वलन अक्ष है, ये इसकी दोनों तरफ दोनों भुजाएं होती हैं। ये इसकी बिल्कुल जीव होता है एक तरीके से वलन का। जब ये यहां से टूट गई तो ये वलन समाप्त हो गया। तो ये वलन अक्ष से इसकी मूल गर्दन थी, इसका एक भुजा ये थी और एक भुजा ये थी। ये यहाँ की इसकी गर्दन थी एक तरीके से। तो एक गर्दन का टुकड़ा ये वाला आ गया, तो इसको बोलते हैं ग्रीवा खंड। ग्रीवा होती है गर्दन, ग्रीवा खंड। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नैपे या नापे, ग्रीवा खंड या नापे। यहां तक हो गया। अब देखो कि ये वलन का काम अपना पूरा हो गया। अब हम आगे देखते हैं कहां पर कैसे कैसी वलन पाई जाती है। देखो, इसको हम देखें, आपको देखने में दिख रहा है
अगर इसका थोड़ा सा हम अध्ययन करें तो अगर एक चट्टान देखें, देखो ये वाली चट्टान की बात करते हैं, ये ऐसे गई और ऐसे गई है। अगर दूसरी चट्टान की किसी की बात करें अपन तो ये वाली ऐसे गई और ऐसे गई। लगभग सभी चट्टान ऐसी हैं। इन चट्टानों में ये देखो, ये वलन पड़ा है, ये वलन की एक अक्ष है इनमें, ये इस तरफ ढलान इसका या झुकाव, ये इस तरफ झुकाव, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये क्या हो गई आपकी नति, क्या है इनके नति क्या है इनके अप, दूर दूर की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या है एक अपनति, बात नंबर 1। फिर देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान रूप से झुकी हुई दिख रही है और दोनों की लंबाई भी हमें लगभग समान दिख रही है। तो इनकी जो माप पाई गई है वो क्या है समान। तो ये हो गया सममित, ये आपकी हो गई सममित, सममित होगी, दोनों की माप समान है। ठीक है। अच्छा देखो, अगर यहां से लेके और ये कोण देखें अपन तो ये 90 डिग्री से अधिक है, ये कोण 90 डिग्री से अधिक है। तो ये क्या है एक खुला वलन है, ये क्या है खुला वलन, ये इसकी विशेषताएं हो गई। ठीक है। अपनति है, सममित है और खुला वलन है। आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो इसकी बात करते हैं हम लोग, इसकी ये वाली परत की बात कर लेते हैं अपन। देखो एक परत ये, एक इस परत की बात कर लेते हैं। अगर इसकी अक्ष की बात करें तो इसकी जो अक्ष आएगी ये वलन अक्ष, ये इसकी वलन की अक्ष है। इस वलन के देखो इस दिशा में जो इस वलन की जो इस भुजा में है, इसका जो झुकाव है, जो ढलान है वो इस तरफ है और इसका जो झुकाव है या ढलान है वो इस तरफ है। दोनों की जो नति है, जो ढाल है, वो एक दूसरे की ओर आ रहा है, एक ही ओर आ रहा है। एक ही ओर के लिए अपने पास शब्द था अभी, और ये नति, दोनों की ढाल एक ओर है, तो ये हो गया अभिनति, बात नंबर 1। दूसरी देखो, इस वलन अक्ष, ये वाला देखो, दोनों का जो झुकाव है एक सा दिख रहा है, दोनों का झुकाव, और दोनों भुजाओं की लंबाई भी एक सी ही दिख रही है। तो ये क्या हो गई आपका सममित, ये सममित, जिसकी माप कैसी पाई गई है समान। तो ये क्या हो गया आपका सममित वलन हो गया। दूसरी बात, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण देखो, ये कोण है 90 डिग्री से ज्यादा। तो ये क्या हो गया खुला वलन, ये आपका हो गया खुला वलन, ये आपका खुला वलन हो गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारे सामने बात यह है कि जो सममित वलन है वो कहाँ पाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये आपका स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर यूरोप में स्विट्जरलैंड में, यहाँ पर ये आपका स्विट्जरलैंड है। इस स्विट्जरलैंड में एक पर्वत पाया जाता है, उस पर्वत का नाम है जूरा, जूरा पर्वत। ये कहाँ है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड में है। ये क्या है, ये एक सममित वलन का उदाहरण है, स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत।
आगे चलते हैं। ये देखो, ये जो वलन है, ये वलन आपको दिख रहा है। देखो, अगर हम देखें, ये वाली भुजा है वो लंबी है और ये वाली जो भुजा है वो छोटी है। ये वाला कोण कम है, ये वाला कोण अधिक है। ऐसा दूसरी भुजाओं में देख सकते हो, ये और ये भुजा लंबी, ये भुजा छोटी, ये कोण छोटा, ये कोण बड़ा, तो ये सममित नहीं है। तो सममित नहीं है तो क्या है ये? असममित, असममित वलन। ये है आपका असममित वलन। आगे चलते हैं। देखो, अब हमें पूछे कोई कि असममित वलन का उदाहरण कहाँ पाया जाता है, तो असममित वलन का उदाहरण है, देखो, इंग्लैंड के दक्षिण पेनाइन। ये है आपका इंग्लैंड, यूके। यूके में यहाँ पे ये इंग्लैंड है, यूके में ये इंग्लैंड है। यहाँ पर दक्षिण पेनाइन पाई जाती हैं। दक्षिण पेनाइन पर्वत श्रृंखला है। पेनाइन पर्वत, ये क्या है? ये असममित वलन, ये असममित वलन का उदाहरण है इंग्लैंड की पेनाइन पर्वत श्रृंखला। आगे चलते हैं। देखो, इसके बाद ये देखो, ये है आपका, इसमें देखो आप, ये वाली चट्टान है वो सीधी खड़ी है, फिर ये झुकाव है। ये वाली चट्टान है वो सीधी खड़ी है, फिर ये झुकाव है। ऐसा सारी चट्टानों में ऐसी है। तो एक वाली चट्टान है वो सीधी खड़ी है, लंबवत है, इसका कोई ढलान नहीं है, केवल एक में ही ढलान है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? एक नति। केवल एक ही भुजा में ढलान, एक नति वलन। ठीक है, ये एक नति वलन का उदाहरण हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, अगर हम इस वाली भुजा की बात करें, ये वाली, ये ऐसे आई, फिर यहां से ये तिरछी हो गई, फिर ये ऐसे आ गई। अगर इस वाली की बात करें, देखो, ये ऐसे आई, ऐसे आ गई, ऐसे आके ऐसे हो गई, सभी ऐसे हैं। तो अगर हम इस वाले वलन की बात करें, यहां से लेके और यहां तक के वलन, इस वाले वलन की, तो देखो, ये वाली जो भुजा है वो क्षैतिज है, ये क्षैतिज है, और यहां वाली भुजा ये बिल्कुल कोण बना के और झुकी हुई है, और ये वाली क्षैतिज है। तो केवल एक भुजा में इसमें झुकाव है, इसमें झुकाव नहीं है। तो ये वाला जो वलन है ये कैसा है? एक नति। ये कैसा वलन है? एक नति। और अगर हम इस वाले वलन की बात करें यहाँ पर, तो ये भुजा है वो क्षैतिज है, और इसमें ये क्या है? नति है। तो ये वाला भी हो गया एक नति, ये भी क्या हो गया? एक नति। ये देखो, ये क्षैतिज है, ये झुकाव है, ये क्या हो गया? एक नति। ये क्षैतिज है और ये झुकाव है, ये क्या हो गया? एक नति। एक नति वलन का उदाहरण हो गया। अब देखो, एक नति वलन का उदाहरण हमें कहाँ मिलता है? एक नति वलन है, थोड़ा सा इसको समझ लो आप लोग। जब पेंजिया का दौर था, उस समय जो ये ऑस्ट्रेलिया है, वो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर था। यहाँ से ये पूर्व दिशा में गति करके यहाँ गया। जब ये इस दिशा में गति कर रहा था, तो इसके इस वाले भाग में संपीड़न पैदा हुआ होगा, और संपीड़न पैदा हुआ तो यहाँ पे संपीड़न के कारण एक पर्वत का निर्माण होता है। वो आप देखते हैं। देखो, ये वाला, इसकी गति किस तरफ थी? इसकी गति थी वो इस दिशा में थी। इस दिशा में गति होने के कारण यहाँ पर संपीड़न हुआ, संपीड़न के कारण इस पर्वत का निर्माण हुआ। ये पर्वत कैसा है? वलित पर्वत है। वलन से बना है, वलन से बना। ये हो गया आपका वलित पर्वत। ये उदाहरण कैसा है? ये एक नति वलन का उदाहरण है। एक नति वलन। पर्वत का नाम क्या है? ग्रेट
डिवाइडिंग पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर है। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक, इसको देखें अपन, ये देखो इसकी ऊंचाई यहाँ से ऐसे गई और ऐसे जाके ऐसे 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 गई। इसकी ऊंचाई की बात करें, ऐसे थी, ऐसे गई। ये वाली ऊंचाई है, इसका देखो कोण, यहां से नापेंगे इसका कोण इस दिशा से, तो ये कोण है 90 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से अधिक कोण होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? अधिवलन। ये क्या है? एक अधिवलन का उदाहरण है। अब देखो अधिवलन का उदाहरण देखें तो हमें ध्यान देना है। देखो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है अपना, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये पेंजिया का दौर था, यहां पर था। कैसे था? यहां से उत्तर की ओर गति करके ये ऊपर की ओर गया है इस दिशा में। क्योंकि ये उत्तर की ओर गति कर रहा था तो इसके जो सामने वाला भाग था यहाँ पर क्या हुआ है? संपीड़न। यहाँ पर संपीड़न कैसे हुआ है? जब ये जो प्रायद्वीपीय भारत ऐसे गति कर रहा था, ऊपर यहाँ पर था आपका यूरेशियन प्लेट ऊपर थी, ये गति कर रहा था, बीच में था आपका टेथिस सागर। ये टेथिस सागर, तो टेथिस सागर के जो अवसाद हैं, अवसादों में क्या होता है? अवसादों में वलन पड़ता है, उसमें संपीड़न होता है, उस संपीड़न के कारण वलन पड़ता है और वलन के कारण एक हिमालय वलित पर्वत का निर्माण होता है। और देखो ये वाला आपका हिमालय है, इस हिमालय का निर्माण हुआ है, वलन के कारण हुआ है। और वलन हुआ है जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी उत्तर की दिशा में गति के कारण ये हिमालय है। हिमालय के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, हिमालय में 3 प्रमुख श्रेणियां हैं जो 3 विभिन्न चरणों में बनी हैं। एक पहली है, देखो पहली जो बनी है सबसे ऊपर वो है महान हिमालय। दूसरी जो चट्टान बनी है वो है दूसरी जो पर्वत श्रेणी बनी है वो मध्य हिमालय। और आखिरी है वो शिवालिक हिमालय, वो है आपकी शिवालिक हिमालय, वो आपकी शिवालिक हिमालय। ये जो मध्य हिमालय है इसका एक नाम और है, वो है आपका लघु हिमालय। ये आपका लघु हिमालय। ये देखो ये है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय में अलग अलग स्थानों पर छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तो इस मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रेणी कश्मीर में पाई जाती है इसका नाम है पीर पंजार। इस पीर पंजार श्रेणी में अधिवलन के उदाहरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अधिवलन, ओवरफोल्ड के उदाहरण पाए जाते हैं। कहां पर? पीर पंजार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो ये पाकिस्तान का मानचित्र है। पाकिस्तान के इसमें इस वाले भाग में यहाँ पर पाकिस्तान के जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी भाग में एक पर्वत पाया जाता है। उस पर्वत का नाम है काला चिंता पर्वत। यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है, उसका नाम है काला चिंता। ये एक वलित पर्वत है। इस वलित पर्वत में हमें देखने को मिलते हैं समनत वलन के उदाहरण। समनत, जिसमें दोनों भुजाओं की जो नति है वो समान है, समनति वलन ऐसे कह दो इसको, समनति वलन। इसमें क्या है? ऐसे है और एक भुजा ये दूसरी भुजा के समानांतर।
ये समनती वलन के उदाहरण मिलते हैं। काला चिंता पर्वत जो कि पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये परिवलन का उदाहरण है। ये देखो, ये चट्टाने ऐसे जाके ये देखो, इसको देखो, ये ऐसे जाके ये बिल्कुल क्षैतिज हो गई है। ये देखो, ये क्या हो गया आपका परिवलन। ये देखो, ये एक परिवलन का उदाहरण है। अब देखो, परिवलन यूके के अंदर कैरिक कैसल नाम का एक पर्वत है। यूके के अंदर यहाँ पर एक कैरिक कैसल ये पर्वत है। ये कैरिक कैसल पर्वत है, वो परिवलन का उदाहरण है। परिवलन का उदाहरण है। ये परिवलन है। कैरिक कैसल कहाँ है? ये यूके, यूनाइटेड किंगडम में। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये है अपना भारत का मानचित्र आ गया। इस भारत के मानचित्र में देखो, हम वही बात करते हैं। ये लघु हिमालय है। लघु हिमालय की ये पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी में अभी हमने देखा था अधिवलन के उदाहरण है। अधिवलन के साथ साथ यहाँ पर गिरिवाखंड भी देखने को मिलते हैं। नापे गिरिवाखंड कहाँ पर? ये आपकी है पीर पंजाल। ये है पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ है? लघु हिमालय में। ठीक है यहाँ पे।